हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एल्केमिस्ट केमिस्ट्री। आज हमारा सॉलिड स्टेट का सेकंड वीडियो है जिसमें हम टॉपिक्स पढ़ेंगे स्पेस लैटिस, क्रिस्टल्स लैटिस, स्पेस लैटिस या फिर इसी को बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो सॉलिड स्टेट में यूज़ होंगी हर जगह पे। यूनिट सेल, फिर इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव। इसमें भी इससे आगे प्रिमिटिव में हम 7 सिस्टम्स पढ़ेंगे और नॉन प्रिमिटिव में 3 सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लैटिस पॉइंट के बारे में कि लैटिस पॉइंट क्या होता है। ये सब इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। लैटिस पॉइंट के बाद हम पढ़ेंगे इंटरफेशियल एंगल या फिर एक्सियल एंगल या फिर एक्सियल एंगल्स। इसमें ही आता है ब्रेविस लैटिस। अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप प्लीज़ उसको देखिए, उसके बाद ये इजी होगा समझना। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो ये टॉपिक हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पेस लैटिस क्या होता है या फिर क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। तो देखिए, जो स्पेस लैटिस होता है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है 3 डायमेंशनल। ठीक है, किसकी अरेंजमेंट होती है? लैटिस पॉइंट्स की अरेंजमेंट होती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस होता है वो एक रेगुलर 3D अरेंजमेंट होती है। रेगुलर 3D, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। किसकी अरेंजमेंट? लैटिस पॉइंट्स की। ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन स्पेस, उसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। डेफिनेशन से समझना मुश्किल है, लेकिन अगर हम इसको विजुअलाइज करके देखें तो जैसे हमारा कोई भी स्कूल होता है, उसमें बहुत सारे रूम्स होते हैं, तो उस जो स्कूल है उसको हम बोलेंगे स्पेस लैटिस, जिसके अंदर बहुत सारे क्या है, रूम्स बने हैं। और जो वो रूम्स हैं वो किसके बने हैं? पिलर्स के ऊपर, और उन पिलर्स को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो देखिए लैटिस पॉइंट क्या होता है। अगर हम इसी से इंटर रिलेट करके लैटिस पॉइंट को समझना चाहें तो लैटिस पॉइंट वो पॉइंट्स होते हैं जो यूनिट सेल को बनाते हैं। दैट पॉइंट विच मेक्स यूनिट सेल। अब बात आती है कि यूनिट सेल क्या होती है। ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। यूनिट सेल, तो देखिए यूनिट सेल क्या होती है। यूनिट सेल जो है स्पेस लैटिस का सबसे छोटा पोर्शन होता है। जैसे हमने अभी स्कूल के बारे में बात की थी, तो स्कूल किससे बना है? रूम से मिलके, बहुत सारे कमरे होते हैं उसमें। तो वो एक जो रूम है वो क्या काम कर रहा है? यूनिट सेल का। तो छोटे से छोटा पोर्शन स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस का, उसी को हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो ऐसे बोलेंगे स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन, स्मॉलेस्ट 3D पोर्शन किसका पोर्शन है? ये स्पेस लैटिस का। ऑफ स्पेस लैटिस which repeats itself in all directions। तो देखिए स्पेस लैटिस में यूनिट सेल कैसे काम करती है। जैसे ह्यूमन बॉडी में सेल्स होती हैं जिनको हम ब्लॉक्स बोलते हैं, उसी तरह से यूनिट सेल होती हैं स्पेस लैटिस में। अगर 2D में हम समझने की कोशिश करें, जैसे हमारे पास क्या है, एक बॉक्स है, उसमें कुछ इस तरह से ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो जो ये सिंगल ब्लॉक है ये किसका काम कर रहा है? यूनिट सेल का। ये जो ब्लॉक है इसको अगर हम हाईलाइट करें, जो अपने आप को हर डायरेक्शन में रिपीट कर रहा है, ठीक है, ये होता है हमारा यूनिट सेल। जैसे इसी स्ट्रक्चर का सेम क्या है, ये वाला है, ये भी क्या है, एक यूनिट सेल है। तो यूनिट सेल एक सबसे छोटा पोर्शन होता है किसी भी स्पेस लैटिस का, जो अपने आप को रिपीट करता है सारी डायरेक्शन में। जो ये जितने भी हैं ये सब क्या है? यूनिट सेल्स हैं। और ये कंप्लीट क्या है? स्पेस लैटिस। तो क्लियर, ये तो 2D में है, तो इसको कंप्लीटली हम बोलेंगे स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस। और जो ये पॉइंट्स हैं जो यूनिट सेल को बना रहे हैं, यूनिट सेल ये कंप्लीट यूनिट सेल है, इसको कौन से पॉइंट्स बना रहे हैं? लैटिस पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट्स। क्लियर है। और ये हमारा एक बॉक्स क्या है? यूनिट सेल, जो सबसे छोटा पोर्शन होता है। क्लियर है। अगर इसी को हम 3D में समझना चाहें तो देखिए 3D में कैसे बनाएंगे।
इसको हम एक और एग्जांपल से भी देख सकते हैं, जैसे हमारे घरों में टाइल्स लगी हुई होती हैं दीवारों पे, तो जो वो टाइल्स हैं वो सिंगल टाइल्स किसका काम कर रही हैं, यूनिट सेल का, और जो कंप्लीट दीवार होती है वो होती है हमारी स्पेस लैटिस या फिर क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो देखिए 3D में कैसे करते हैं, साथ के साथ अब बनाने की कोशिश कीजिएगा, बाद में बनना मुश्किल हो जाता है, ये 3D डायग्राम्स थोड़े टफ होते हैं। तो इस तरह से पहले एक हम क्या बनाएंगे, क्यूब बनाएंगे। क्यूब बनाना तो सबको ही आता है, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अब जितने भी इसकी एजेस हैं, जितने भी ये हैं, उनके मिड पॉइंट्स ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, मिड पॉइंट्स। जैसे इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये, उसी तरह से इसका मिड पॉइंट ये है और इसका मिड पॉइंट ये वाला, इसका यहाँ पे, यहाँ पे सबके मिड पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे और सबको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो अलग से दिखे इसलिए हम डिफरेंट कलर्स का यूज़ करेंगे और सबको क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरह से इसको ज्वाइन करेंगे और इसमें हमें क्या मिलेगा, 3D यूनिट सेल्स हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इसी तरह से ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ऐसे ही इसको जोड़ेंगे, फिर इधर वाले से। अब देखिए ये वाला जो है, इसका मिड पॉइंट अगर ये लेते हैं हम, ठीक है, तो इसको भी ऐसे ज्वाइन करेंगे हम यहाँ से, और इसके मिड पॉइंट को और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, उसी तरह से ये वाला मिड पॉइंट और ये वाला मिड पॉइंट, इनको ज्वाइन करेंगे। ऐसे हमारा ये क्या बन गया, एक क्यूब बन गया। इसमें देखिए 8 क्यूब्स अलग अलग से दिखाई देंगे। अगर हम हाईलाइट करें, अगर हाईलाइट करें तो देखिए, अगर इस वाले क्यूब को हम हाईलाइट करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप साथ साथ बनाओगे ना तो ही बन पाएगा, बाद में नहीं बनेगा। और इसको इधर ऐसे हाईलाइट करते हैं तो ये हमारा क्या बन गया, एक क्यूब बन गया 3D में। एक यूनिट सेल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट सेल 3D में। उसमें तो हमने क्या बनाए थे, छोटे छोटे 2D में बनाए थे, ऐसे ब्लॉक्स बनाए थे और उनको हर डायरेक्शन में उनको क्या कर दिया था, आगे बढ़ा दिया था। तो वो क्या बना रहे थे, एक स्पेस लैटिस बना रहे थे इस तरह से, या फिर इस तरफ बढ़ा के। ये तो हमारा 2D में था। और अगर हम 3D की बात करें तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखिए कितने इसमें क्यूब्स बन रहे हैं हमारे पास, कितने क्यूब्स हैं। सबसे पहला तो ये है 1, इधर वाला 2, फिर इसके ऊपर 3, 4, इधर ऐसे 5 सॉरी, ये 6, 7, 8 क्यूब्स हमने बना दिए इसके अंदर। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से बनता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये वाले जो यूनिट सेल्स हैं, इसको हम बोलेंगे, एक क्यूब को बोलेंगे यूनिट सेल, और जो ये पॉइंट्स है इधर जिनसे मिलके ये बन रहा है, इन सबको क्या बोलेंगे हम, लैटिस पॉइंट। ठीक है, या फिर LP से इसको डिनोट कर सकते हैं। और जो ये कंप्लीट है इसको हम बोलेंगे स्पेस लैटिस। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्पेस लैटिस या फिर लैटिस पॉइंट और यूनिट सेल। क्लियर है। अगर हम बात करें इंटरफेशियल एंगल की, तो जैसे ये हमारे पास क्या है, एक क्यूब है, ये पूरी यूनिट विजुअलाइज करने की है, इसलिए हमें 3D स्ट्रक्चर्स बनाने सीखने होंगे। ये हमारे पास क्या है, एक क्यूब है। तो इसमें जो ये जो एंगल्स होते हैं, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इनको हम बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल्स। क्या बोलते हैं, इंटरफेशियल एंगल्स या फिर एक्सियल एंगल्स। इंटरफेशियल एंगल या फिर एक्सियल एंगल्स। जैसे इसको हम डिनोट कर देंगे अल्फा से, इसको बीटा से, इसको गामा से। तो ये सब क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। इनको हम बोल सकते हैं एंगल बिटवीन टू फेसेस। एंगल बिटवीन टू फेसेस, उसी को हम बोलते हैं इंटरफेशियल एंगल्स। इस पे आगे लो भी आता है, एक कॉन्स्टेंटेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स पे एक लो होता है, लेकिन वो हमारी क्लास 12th में नहीं है, तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा आता है यूनिट सेल के टाइप्स की। यूनिट सेल को कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल
या फिर इन्हीं को बोला जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सेकंड होता है हमारा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो देखिए प्रिमिटिव क्या होता है। देखिए जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है या फिर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है, इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब है एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर्स पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ होते हैं, सॉरी सिर्फ कॉर्नर्स पे जो प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओनली एट कॉर्नर्स, ओनली एट कॉर्नर्स, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव यूनिट सेल। जैसे हमारा ये क्यूब था, और जो ये पार्टिकल्स होते हैं, बड़े बड़े स्फीयर्स होते हैं, हम प्लेन ऑफ पेपर पे हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर आप गूगल करोगे तो ईजिली आप इसको समझ पाओगे। तो जैसे ये क्यूब है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं ये सब कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पे। जितने भी कॉर्नर्स हैं वहीं हमें क्या मिलेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलेंगे। उनको हम बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। और जो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल्स होते हैं, इसके 7 सिस्टम्स होते हैं, 7 सिस्टम्स, ठीक है। 7 सिस्टम्स कौन से होते हैं। सबसे पहला आता है क्यूबिक, सेकंड टेट्रागोनल, थर्ड ऑर्थोगोनल या फिर रोम्बिक। इसी तरह से 7 होते हैं, उनको हम एक टेबल की हेल्प से देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा होता है क्यूबिक, जिसमें सारे के सारे एक्सियल लेंथ इक्वल होती हैं, क्योंकि क्यूब की सभी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है सभी साइड्स। और एंगल्स जो हैं सारे 90 डिग्री के होते हैं। अगर एग्जांपल ले तो हम कॉपर ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड ले सकते हैं। उसी तरह से टेट्रागोनल, रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल या फिर ट्राइगोनल और हेक्सागोनल, ये 7 सिस्टम्स होते हैं जो प्रिमिटिव यूनिट सेल्स में होते हैं। क्लियर है। इसकी टेबल जो है ये लर्न करनी होती है। देखिए टेट्रागोनल में ए और बी साइड इक्वल होती हैं, सी इक्वल नहीं होती। इसी तरह से इनको हम याद कर लेंगे, ठीक है। इससे नेक्स्ट हमारा आता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर के साथ साथ दूसरी पोजीशंस पे भी प्रेजेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड अदर पोजीशंस। उसको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स। अब हम देखेंगे इन पोजीशंस के अकॉर्डिंग इनको फिर से क्लासीफाई किया गया है। जैसे कॉर्नर के साथ साथ किस पोजीशन पे प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग इनको क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला होता है एफसीसी। देखिए एफसीसी का मतलब होता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसका मतलब क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कॉर्नर के साथ साथ कहाँ होते हैं, फेस के सेंटर में। कॉर्नर प्लस फेस सेंटर। तो जैसे अगर हम ड्रॉ करें, ये क्या है हमारे पास, क्यूब है, ठीक है। तो कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल्स हैं ही हैं, कॉर्नर्स पे तो हम ड्रॉ कर देंगे। उसके साथ साथ कहाँ है, जितने भी फेस हैं उनके सेंटर में भी हमारे पास पार्टिकल्स हैं। तो देखिए इधर वाले फेस पे इधर पार्टिकल है बीच में, ये ऊपर वाले फेस में, ये साइड वाले में, ये नीचे वाले में, और अगर ये बैक वाले में और ये फ्रंट वाले में, इस तरह से पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, ठीक है। इसके बाद आता है बॉडी सेंटर्ड, जिसको हम बोलते हैं बीसीसी। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल, इसमें क्या होता है, सेंटर कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होते ही हैं, उसके साथ साथ कहाँ होते हैं, जो पूरा क्यूब होता है उसके सेंटर में, ठीक है, एट सेंटर ऑफ बॉडी ऑफ यूनिट सेल। जो भी हमारी यूनिट सेल है उसके सेंटर में भी प्रेजेंट होता है। अगर वो देखें, ड्रॉ करके देखें हम, देखिए ये क्या है, हमारा क्यूब है, कॉर्नर्स पे तो है ही, तो कॉर्नर्स पे ड्रॉ कर देंगे हम। उसके साथ साथ कहाँ है, इसके सेंटर में। तो ये क्या है, एक यूनिट सेल है, तो इसके सेंटर में एक पार्टिकल और प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये होता है हमारा बीसीसी।
और इसमें जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सारे सेम साइज के होते हैं बॉडी सेंटर्ड में। जो साइज इनका होता है सेम होता है, मतलब सेम पार्टिकल्स होते हैं। जो ये यहाँ वाला पार्टिकल वही वाला पार्टिकल बॉडी के बीच में भी होता है। थर्ड आता है हमारा एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर के साथ साथ किसी भी दो अपोजिट फेसेस के सेंटर में भी होते हैं। टू अपोजिट फेसेस, टू अपोजिट फेसेस। तो देखिए अगर ड्रॉ करें हम तो ड्रॉ कैसे करेंगे, ये क्या हमारा फर्स्ट क्यूब है, तो इसके कॉर्नर पे तो है ही दो अपोजिट फेसेस। कोई भी दो अपोजिट मान लेते हैं हम। अगर माने हम ऊपर वाला और नीचे वाला तो कहाँ होगा, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा। इसी तरह से इसके कितने बन सकते हैं स्ट्रक्चर्स, 3 बन सकते हैं, क्योंकि फेस कितने होते हैं क्यूब के, 6 फेस होते हैं। तो जो अपोजिट लेंगे तो एक बार हम ऊपर नीचे वाले ले सकते हैं, एक बार हम साइड वाले ले सकते हैं, इधर वाला और इधर वाला, और कॉर्नर पे तो है ही है। ठीक है, इसी तरह से एक और इसका बनेगा। अगर हम ऊपर वाले फेस और नीचे वाले फेस पे लें तो कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा, एक ऊपर वाले फेस का और एक नीचे वाले फेस का। इस तरह से होता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एक और होता है जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वो होता है हमारा एज सेंटर। एज सेंटर यूनिट सेल, नाम से ही पता चल रहा है कहाँ होगा, कॉर्नर और सेंटर ऑफ एज। सेंटर ऑफ एज, उसको हम बोलते हैं एज सेंटर यूनिट सेल। जैसे देखिए अगर इसका डायग्राम हम यहाँ बना लेते हैं, ये क्या है हमारा, एक क्यूब है, इसके कॉर्नर पे तो प्रेजेंट है ही पार्टिकल्स, साथ में कहाँ होंगे, जितने भी एड्स हैं उनके सेंटर पे। एड्स कितनी होती हैं, 12 होती हैं, तो सबके सेंटर पॉइंट पे भी क्या होंगे, पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस तरह से ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। तो इसमें टोटल पार्टिकल्स कितने हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं हमारे पास, 8, और एड्स कितनी है 12, तो इसमें टोटल लैटिस पॉइंट कितने होंगे, 20। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद आता है यूनिट सेल के पैरामीटर, कि यूनिट सेल के पैरामीटर्स कौन से होते हैं। पैरामीटर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है लेंथ मेजर करने के लिए और दूसरा होता है एंगल्स मेजर करने के लिए। तो लेंथ के लिए क्या करेंगे, लेंथ का मेजर करते हैं हम अलोंग द एड्स, अलोंग द एड्स। तो लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं ए बी सी, इस टर्म में हम मेजर करते हैं। जैसे हमारे पास ये है एक क्यूब, ठीक है, तो उसके लेंथ को हम कैसे मेजर करेंगे, ये वाले हम ले लेते हैं ए, इधर बी और इधर सी, ये वाली सी, ये ए, ये बी। इस तरह से हम उसकी लेंथ को मेजर करते हैं। सेकंड क्या होता है, एंगल्स, जो हम पढ़ के आए हैं, एक्सियल एंगल या फिर इंटरफेशियल एंगल्स, जिनको हम किस में करते हैं, एंगल्स, एंगल्स बिटवीन टू फेसेस या फिर एड्स, जिसको हम अल्फा बीटा या फिर गामा से डिनोट करते हैं, वो होते हैं हमारे इंटरफेशियल एंगल्स। तो ये 6 पैरामीटर्स होते हैं यूनिट सेल के लेंथ और एंगल्स के। ठीक है, इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी क्यूब के अंदर या यूनिट सेल के अंदर क्या होते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड है तो बीच में होगा, फेस सेंटर्ड है तो फेसेस पे प्रेजेंट होंगे। और जो ये पार्टिकल्स होते हैं इनके जो नेबरिंग पार्टिकल्स होंगे उस क्रिस्टल के अंदर, उनको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके नेबर्स हैं उनको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ, CN से हम इसको डिनोट कर देंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन ए क्रिस्टल, किसी भी क्रिस्टल के अंदर, इन ए क्रिस्टल इज द
नंबर ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर्स। अगर हम सिंपल एग्जांपल लें तो जैसे हम क्या ले सकते हैं, अगर 2D में अगर हम देखें तो जैसे ये जो पार्टिकल है, ठीक है, ये जो यूनिट सेल है, इस पार्टिकल से कितने यूनिट सेल्स जुड़ रहे हैं, एक इधर वाला पार्टिकल, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, तो हम बोल सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हैं, 4 हैं। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो स्फीयर्स के उससे देखते हैं हम कि उस क्रिस्टल के अंदर कितने स्फीयर्स एक स्फीयर से जुड़े हुए होते हैं। वो जो स्फीयर्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, हम इस पे प्लेन ऑफ पेपर पे नहीं शो कर सकते, लेकिन इसको हम डिटेल पढ़ेंगे कल, ठीक है। और जो आयंस में अगर हम देखें कोऑर्डिनेशन नंबर, कई बार क्या होता है, जैसे NaCl है, NaCl, तो इसमें क्या होता है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अगर इसके हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो नंबर ऑफ अपोजिटली चार्ज आयंस को हम गिनते हैं, ठीक है। कि सोडियम है, जैसे अगर एग्जांपल ले लें हम, वैसे ही इमेजिन कर लें कि इसके पास क्या है, क्लोरीन है, इस तरह से। इसके अराउंड अगर हम देखें क्लोरीन, तो इसके अराउंड 6 होते हैं वैसे, एक्सपेरिमेंटली अगर मेजर करें तो। इसके अराउंड हम क्या देखेंगे, सोडियम के, अगर इधर भी सोडियम पॉजिटिव है, इधर भी सोडियम पॉजिटिव है, तो इसका अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो हम नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयंस देखेंगे कि अपोजिट चार्ज आयन कितने हैं हमारे पास। तो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जो सोडियम होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है, क्योंकि 6 क्लोरीन आयंस इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। तो समझ आया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनके नेबर्स का काउंट करते हैं हम, और वो होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, इन्हीं टॉपिक्स पे, कोऑर्डिनेशन नंबर पे, या फिर इनका कंट्रीब्यूशन हमें निकालना है उसके बारे में। तो उसके लिए सबसे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास होनी चाहिए कि जो क्यूब होता है उसके अंदर फेस कितने होते हैं। जैसे ये क्यूब है तो इसके अंदर फेस कितने हैं टोटल, 1 2 3 4। क्यूब क्या होता है, जैसे हम जिस भी रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं तो हम उसके क्या दीवारें गिनेंगे, तो दीवार कितनी होती है, 4, और एक छत और एक नीचे वाला फ्लोर, तो टोटल फेस कितने होते हैं, 6। अगर हमें इमेजिन करना है तो फेस कितने होंगे, 6 होंगे। और अगर हम कॉर्नर्स की बात करें तो अगर हम कॉर्नर गिनेंगे अपने रूम के तो कॉर्नर कितने होते हैं, 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं, तो टोटल कितने हुए, 8। जैसे एक ये वाला, ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4, ठीक है, ये हमारे होते हैं कॉर्नर्स, ठीक है। उसके बाद आता है फेस डायगनल्स, फेशियल डायगनल। डायगनल क्या होता है, इस तरह से कि इस फेस को कितना कट कर रहा है, वो होता है हमारा डायगनल्स। कई बच्चे क्या करते हैं, डायगनल को सिर्फ एक ही काउंट कर लेते हैं, लेकिन डायगनल्स दोनों साइड से होता है। तो अगर हम अपने रूम में बैठे बैठे अगर फेस डायगनल्स गिने तो फेस कितने हैं हमारे पास, 6 हैं। तो डायगनल्स कितने होंगे, एक फेस पे 2 डायगनल होते हैं, तो 6 × 2 12 हमारे पास क्या होंगे, डायगनल्स होंगे। उसी तरह से एड्स होते हैं, एड्स भी कितनी होती हैं, 12 होती हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, बार बार यूज़ होगी हमारे। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, ओके।